हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। मेरे पास क्लास 5th की बुक है इंग्लिश की, जिसका चैप्टर नंबर 7 इस वीडियो में हम हिंदी में पढ़ेंगे। 6 तक चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं। चैप्टर जो 7 है वो पेज नंबर 39 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, यानी मार्को पोलो की यात्राएं। शुरू करते हैं बच्चों। हिंदी में समझाऊंगी मैं आपको इसको, और ध्यान से समझना है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए, 700 से अधिक वर्ष पहले वेनिस के एक योद्ध पौध के कमांडर यानी सेनापति मार्को को उनके दुश्मन शहर द्वारा बंदी बना लिया गया था। उन्हें एक जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मुलाकात एक दूसरे कैदी और लेखक रूस्टिचेलो से हुई। दोनों आदमी दोस्त बन गए। मार्को ने उन्हें एशिया में अपने समय उन्होंने क्या देखा था, कहाँ-कहाँ यात्रा की थी और क्या-क्या हासिल किया था, इसके बारे में बताया। रूस्टिचेलो को ये कहानियाँ इतनी दिलचस्प लगी कि उन्होंने इन्हें लिख लिया। अंत इन्हें द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यानी कि मार्को पोलो की जो स्टोरी थी कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ यात्राएं की, तो उनको वो इतनी अच्छी लगी कि जो दूसरे रूस्टिचेलो थे, जो उनके दोस्त बने थे नए नए जेल में, तो उन्होंने वो जो स्टोरी थी उनकी वो पूरी लिख ली और प्रकाशित कर दी, उसकी बुक बना दी, जिसके बाद में द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से वो से जाना गया। मार्को पोलो का जन्म 1254 में वेनिस के एक अमीर व्यापारी परिवार में हुआ था। जब मार्को छोटे थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता निकोलो और उनके चाचा मैफेओ सफल रत्न व्यापारी थे, यानी ज्वेलर्स थे। पोलो के बचपन का अधिकांश समय चीन में बीता था। 1269 में निकोलो और मैफेओ वेनिस लौटे और पहली बार मार्को से मिले। 1271 में पोलो परिवार ने फिर से चीन की यात्रा करने का फैसला किया। इस बार 17 वर्षीय मार्को भी उनके साथ थे। उन दिनों यूरोप से चीन की यात्रा में बहुत लंबा समय लगता था। सबसे पहले पोलो परिवार ने भूमध्य सागर को पार करके मध्य पूर्व में स्थित फिलिस्तीन, जैसे इज़राइल कहा जाता है, जाने के लिए जहाज लिया। पेज नंबर 40 पर आ जाइए। जहाज से आगे जाना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए उन्होंने आगे की यात्रा जमीन के रास्ते करने का फैसला किया। उन्होंने वर्तमान ईरान यानी फारस में रेगिस्तान के पार एक कारवा में यात्रा की। फिर उन्होंने मध्य एशिया के कुछ हिस्सों से यात्रा की और जल्द ही एक प्रसिद्ध व्यापार मार्ग सिल्क रोड पर पहुंच गए। मार्को बहुत चौकस थे और इसीलिए वे हर चीज़ पर अब बहुत बारीकी से ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान कई अलग अलग धर्मों के लोगों से मुलाकात की और नई चीज़ें सीखी। उन्होंने मंगोलियाई, फारसी और तुर्की भाषाएं सीखी। वे वह तेल जिसमें पेट्रोल बनता है का सामना करने वाले पहले यूरोपीय थे। जॉर्जिया के लोग उनकी त्वचा को शांत करने यानी आराम पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। चीन की ओर पोलो की यात्रा के दौरान उनका सामना कई चुनौतियों से हुआ। शायद उनमें से सबसे बड़ी चुनौती एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक गोबी रेगिस्तान को पार करना था। मार्को ने बाद में इसका वर्णन करते हुए कहा था, यह रेगिस्तान इतना बड़ा बताया जाता है कि इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में 1 साल लग जाता है, और सबसे संकरे यानी सबसे पतले बिंदु पर इसे पार करने में 1 महीना लग जाता है। यह लगभग पूरी तरह से पहाड़ों और चट्टान व रेत के घाटियों से बना हुआ है। यहाँ खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लास्ट में यात्रा के 4 साल बाद पोलो परिवार चीन पहुंचा और सम्राट कुबलई खान से मिला, जो शंगदू शहर में अपने ग्रीष्मकालीन महल में रह रहे थे। पोलो परिवार अगले 16 वर्ष तक चीन में रहा। निकोलो और मैफेओ पोलो और कुबलई खान के दरबार में महत्वपूर्ण पद दिए गए। मार्को ने अपनी कहानियों से खान को बहुत प्रभावित किया और जल्द ही उन्हें उनके विशेष दूत के रूप में रख लिया गया। परिणाम स्वरूप मार्को को एशिया के उन दूर दराज के इलाकों में भेजा गया जहां पहले कभी कोई यूरोपीय नहीं गया था। उनकी पुस्तक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड में चीन मंगोल साम्राज्य में बिताए गए उनके समय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अब देखिए पेज नंबर 41 पर। वहाँ उन्होंने जो अजीब आविष्कार देखे
उनका भी वर्णन है। इसने यूरोप के लोगों को बताया कि कैसे चीन में कागजी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, कागजी नोटों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बाकी की दुनिया भारी धातुओं के सिक्कों का उपयोग करती थी। यानी पहले भी अगर देखा जाए तो पहले सिक्के चलते थे, धातु चलती थी, धातु, पहले नोट नहीं थे कागज़ के। उसी कागज़ का उपयोग पतंग बनाने के लिए भी किया जाता था, जिनका उपयोग दूरी मापने और संकेत भेजने के लिए किया जाता था। पुस्तक हमें यह भी बताती है कि कैसे काले पत्थरों, जिन्हें अब कोयला कहा जाता है, उन काले पत्थरों को पहाड़ों से निकाला जाता था और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। और सबसे क्रांतिकारी चीज़ों में बारूद का वर्णन था। चीनी इसका उपयोग पटाखों और हथियार बनाने के लिए करते थे। यानी चाइना में इनका जो उपयोग है वो पटाखे बारूद बनाने के लिए करते थे, हथियार बनाने के लिए करते थे। खान के दरबार में 17 साल बिताने के बाद पोलो परिवार ने फैसला किया कि अब वेनिस लौटने का समय आ गया है। उनका यह फैसला खान को पसंद नहीं आया, जो उन लोगों पर निर्भर रहने के आदी हो चुके थे। हालांकि अंत में उन्होंने उनके अनुरोध को मान लिया। वापसी के रास्ते में उन्होंने एक समुद्री मार्ग अपनाया, जिसे स्पाइस रूट के रूप में जाना जाता था। यह मार्ग उन्हें मलेशिया, सुमात्रा, श्रीलंका और भारत के तटों से होकर ले गया। 2 साल तक यात्रा करने के बाद वे 1295 में वेनिस पहुंचे। पोलो परिवार 24 साल से अपने घर से दूर था और अपनी मातृभूमि से वापस लौटना निश्चित रूप से मुश्किलों भरा था। उन्हें अपने मातृभाषा बोलने में संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी उन्हें पहचान नहीं पाए। अपने वापसी के 3 साल बाद मार्को ने एक युद्ध में युद्धपोत की कमान संभाली और उन्हें बंदी बना लिया गया। जेल से रिहा होने के बाद लिखी गई इस कविता ने मार्को को मशहूर कर दिया। जेल से छूटने के बाद मार्को अपनी यात्रा की कहानियों के कारण बहुत अमीर और प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने जल्द ही डोनाटो बाडोएर नाम की एक महिला से शादी कर ली और उनकी 3 बेटियां हुईं। मार्को की कहानियां यूरोप के लोगों के लिए इतनी अपरिचित और अजीब थी कि कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच थी। इस किताब को आखिरकार एक खिताब मिला, द मिलियन लाइज, 10 लाख झूठ। हालांकि सदियों के बाद इतिहासकारों ने साबित कर दिया कि मार्को की किताबों में लिखी गई अधिकांश बातें सच थीं। मार्को 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। जब वे 8 जनवरी 1324 को वेनिस स्थित अपने घर में मरने की स्थिति में लेटे थे, तो दोस्त और परिवार वाले उनसे मिलने आए और उनसे यह स्वीकार करने का आग्रह किया कि उनकी किताब काल्पनिक थी। मार्को ने बस इतना कहा, मैंने आधी बात भी नहीं बताई जो मैंने लिखी थी। इसके साथ ही चैप्टर हो गया है पूरा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। वर्शिप का मतलब होता है लड़ाई वाला जहाज, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जेल का मतलब होता है आभूषण, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रूट मतलब रास्ता, पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, नैरोएस्ट मतलब पतला सा रास्ता, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, और फायर क्रैकर कहते हैं पटाखों को। शब्द अर्थ में कमांडर है यानी सैनिकों का प्रभार यानी सेनापति, एकम्प्लाइज यानी किसी कार्य को करने में सफल होना, वेंटियन वेनिस शहर से संबंधित। इसी के साथ में अब हम करेंगे इसका दिया हुआ बुक वर्क। ओके, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। और इसके बाद है यहाँ पर ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन आंसर मैंने नोट किए हैं नोटबुक के पेज पर, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और बुक वर्क यहाँ पर मैंने ये फिल कर दिया है। इसी के साथ में ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको स्टोरी ये चैप्टर हिंदी में मैंने समझाया है, तो अगर ये पूरा समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।